जब आम आदमी का केस कोर्ट में 10 से 15 साल तक लंबा चलता है तो न्याय हाँ। नहीं, सिर्फ तारीख मिलती है। हाँ। क्या यही है हमारे लोकतंत्र का न्याय तंत्र? ये देयर आर नो जुडिशियल रिफॉर्म विथ रियल अकाउंटेबिलिटी, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ लीगल कोलैप्स? जब न्याय ही कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र का क्या भविष्य रह जाता है? क्या हमारे देश की न्यायपालिका जवाबदेह है या बस एक अभेद्य किला बनकर रह गई है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्रिएटिव सैजिटेरियस और आज का विषय है न्यायिक सुधार और जवाबदेही। देरी अब विनाश की ओर ले जा सकती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। जब देश में करोड़ों केस वर्षों तक लटके रहते हैं, आम आदमी न्याय पाने के बजाय सिर्फ तारीख पर तारीख काटता रहे, तो यह सिर्फ व्यवस्था की असफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। और इस बेहद अहम विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और भू राजनीति के विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर आदित्य जी, जो वर्षों से इस व्यवस्था की गहराइयों को समझते आ रहे हैं। डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष एपिसोड में। हरिप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर निमंत्रित किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार। और ये सुधार अंदर से नहीं आएगा, ये सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि जो इस न्याय व्यवस्था के भागीदार हैं, जिन्हें इससे लाभ मिलता है, वो अपनी अच्छा जीवन, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। चिंता है जनता को। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस। हम यही देख रहे हैं भारत में 1947 से। जी। तो हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि एक आम आदमी के लिए कोर्ट जाना इतना महंगा और टाइम खपत वाला क्यों है? क्या यह न्याय का मजाक नहीं है? आपने एक सत्य वचन बोला है प्रश्न के रूप में, और मैं इसका अनुमोदन करता हूं। जी। अगर भारत में किसी को न्याय चाहिए तो वह व्यक्ति बहुत धनी होना चाहिए। निर्धन, दुर्बल, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता। न्यायालयों में वर्षों तक सुनवाई होती रहती है। एक तिथि के बाद दूसरी तिथि दी जाती है, कभी कुछ हो जाता है। किसी का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। किसी से कोई आप लेखा जोखा नहीं कर सकते। न्याय प्रणाली में कोई नहीं कर सकता। ये अपने हिसाब से ही चलती रहती है। और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहीं का नहीं रहता। उनका समय बर्बाद हो जाता है, उनका हम्म। जीवन व्यर्थ हो जाता है, हम्म। और उनका शोषण किया जाता है जी। न्याय प्रणाली द्वारा। आर्थिक शोषण होता है, और तरह से भी शोषण होता है। जी। तो अगर भारत में वास्तव में लोकतंत्र लाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन तो लाना होगा। जी। और जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो वह व्यवस्था सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जी। जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा।
अगर नहीं लाएंगे जी। तो मुझे स्वर्गीय श्री स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का एक बोल याद आता है। और ये बोल भारत की न्याय प्रणाली के मठाधीशों के ऊपर लागू होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पे नहीं, यह हमारी न्याय प्रणाली पे लागू होता है, उसके विरुद्ध है। जी। और एक समय ऐसा आएगा कि न्याय प्रणाली को अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें उनके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, जबकि जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, क्या ये पर्याप्त है सभी राज्यों में? देखिए, अगर आप एक, जिसको कहते हैं ना, टोकन मेजर, हम्म। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं, ये एक टोकन मेजर है। आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है हम्म। कि इसको चूसते रहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लेकिन जब तक पूरी व्यवस्था में नहीं सुधार आता, हम्म। आप सर्वोच्च न्यायालय को देखिए। जी। जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के पास 82,400 के लगभग केस थे। अब वो कम हो गए, लगभग 80,000 है। ऐसी अवस्था में जब आपके पास 80,000 केसेस पेंडेंट हैं, बड़े समय से लंबित हैं, जी। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश एक हफ्ते के लिए चीन का भ्रमण करने क्यों चले गए, अपने अवकाश प्राप्ति से पहले। किसी के पास उसका कोई उत्तर है? क्या वह ज्यादा आवश्यक था, या जो लंबित केसेस हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे न्यायपालिका में कोई ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि वो फॉरेन डिग्नेटरी से डायरेक्टली डील कर सके, क्योंकि ये देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेश नीति है, उसके लिए जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव, यह उसका उत्तरदायित्व है। अब न्यायपालिका हर जगह अपनी टांग अड़ाती रहती है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो सामरिक नीति हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो। जब 80,000 केसेस लंबित हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस लेने की क्या आवश्यकता थी? कि जब भारत पे एक आतंकवादी हमला हुआ और सरकार ने जो प्रक्रिया कार्रवाई की, उसके विरुद्ध कुछ लोग पहुंच गए, वो पीआईएल उनको लेनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों आप उसके लिए तिथि देते हैं, फिर एक हियरिंग करते हैं, उसके बाद तो अपने उसको खारिज कर दिया? उसमें समय तो व्यर्थ होता है ना। और आपने सिर्फ उसको खारिज किया, लेकिन जो लोग ये पीआईएल जिन लोगों ने डाला था, उनके ऊपर क्या परिणाम आया? क्या उनको कुछ दंड मिला, आर्थिक दंड मिला? क्या न्यायालय का समय व्यर्थ करने के लिए उनके ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए? जो वकील थे, उनके लाइसेंस पे कुछ असर पड़ा? कुछ नहीं। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपके दो भागीदार हैं। तो एक तो न्यायाधीश महोदय, और दूसरे हैं जो पीआईएल फाइल करते रहते हैं।
और दोनों को उससे प्रचार मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है। अब जब हम देखते हैं कि जब जज ही जवाबदेह नहीं है तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। अगर कोई ऐसा हमारे राष्ट्र में, जो राष्ट्र के प्रशासन के तीन स्तंभ हैं, जी। कार्यपालिका और द एग्जेक्टिव, न्यायपालिका जुडिशरी, और लेजिस्लेचर जिसमें आप हैं विधानसभाएं या लोकसभा या संसद जिसको बोलते हैं, संसदीय कार्य। अब आप जनप्रतिनिधियों के पास तो पहुंच सकते हैं, उनसे कुछ गुहार लगा सकते हैं। आप कार्यपालिका में भी कुछ जा सकते हैं और कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। न्यायपालिका में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता। 20-30 साल केस चलते रहते हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं होती कि ये केस चल रहा है। एक तो मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी कि बहुत सारे फॉल्स केसेस किए जाते हैं, खासकर रेप के मामले हैं, और वो काफी लंबे समय तक चलने वाले के बाद पता चलता है कि ये फेक केस है। और जो आरोपी को जो सजा भुगतनी होती है वो तो भुगत लेता है, लेकिन जिसने केस किया वो बड़े आराम से छूट जाता है। ये ये सिर्फ, बिल्कुल ही नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ बलात्कार के केस में ही नहीं, हर क्षेत्र में ऐसे फॉल्स केस, झूठे केस, जिसमें वकील लोग भी सम्मिलित हैं। क्योंकि आप केस नहीं कर सकते जब आपका वकील नहीं सम्मिलित होगा इस योजना में, जी। दुर्योजना में। तो चाहे वो बलात्कार का केस हो, या वो मारपीट का केस हो, या हत्या का केस हो, या कोई आपस में जो पॉलिटिकल राइवलरी है उसका केस हो, झूठे केसेस डाले जाते हैं। उसमें ये है कि एक तो कोई जवाबदेही नहीं है। ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर दंड पहुंचेगा झूठा केस डालने का, या कोई आपको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, कोई फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ही बात में परेशानी नहीं है। ये जो पूरा तंत्र है, ये तंत्र ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमने इसमें कोई सुधार नहीं किया है। जब भी सुधार की प्रतिक्रिया शुरू होती है, आरंभ होती है, तो सबसे पहले हमें इसमें शोर होता है न्यायपालिका से, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। वो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं। उनकी जो पावर है, उनका जो शक्ति है, उस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपने देखा क्या ये जो, यशवंत वर्मा। हाँ, यशवंत वर्मा थे, जस्टिस यशवंत वर्मा थे, उनके घर से करोड़ों का रुपया निकला। हम्म। सब मामला रफा दफा कर दिया है। कोर्ट ने अपनी एक जांच समिति बना दी। अभी आप जांच कैसे करेंगे? आपके पास ना तो फोरेंसिक लैब है, ना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं। हम्म। जांच करना तो प्रशासन का उत्तरदायित्व है। आप प्रशासन को काम करने नहीं देते, आपने प्राथमिकी दर्ज होने नहीं दी। तो और उसका ये। जी। ऐसा प्रतीत होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसमें कुछ सुधार लाना ही नहीं चाहता। जो दोषी हैं उनको दंड देना ही नहीं चाहता, मामले को रफा दफा करना चाहता है। जी। जी। तो क्या जजेज को परफॉर्मेंस रिव्यू के दायरे में लाना चाहिए। किसके दायरे में? परफॉर्मेंस रिव्यू। देखिए, ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, परफॉर्मेंस रिव्यू तो होना चाहिए।
और परफॉर्मेंस रिव्यू तो हर हर व्यक्ति का होना चाहिए जो भी प्रशासनिक पद पर है। अब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी परफॉर्मेंस रिव्यू होता है हर 5 साल। जब चुनाव होते हैं, अगर जी। आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो हाँ। जनता आपको फेंक देती है। जी। अब दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी को कैसे फेंका गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, जो उनका जो वक्तव्य था, उनकी बातें थी, उनके जो बड़े बड़े क्लेम थे, हम्म। उसमें कोई सामंजस्य नहीं था। जनता ने देखा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, जनता ने आपको निकाल फेंका। हम्म। किंतु आप ऐसा न्यायपालिका से कर नहीं सकते। एक जिसको कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट, हम्म। उसकी प्रक्रिया है हमारे संविधान में, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी जटिल है कि आज तक 1947 नहीं, मैं कहूंगा 1950 से, जब से ये संविधान लागू हुआ है, कोई भी न्यायाधीश महाभियोग के अंतर्गत अपराधी घोषित नहीं किया गया। 3 4 के ऐसे केसेस थे, उन्होंने किसी ने पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया या कुछ ऐसा हो गया। अब आपने प्रक्रिया इतनी लंबी बनाई है कि उसमें 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, और महाभियोग लाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उनकी अनुमति चाहिए। उनकी अनुमति क्यों चाहिए? अगर आप 50 सांसदों ने ये उस पे हस्ताक्षर किए हैं, तो ये तो कभी मतलब सफल हुआ नहीं, ये जो प्रक्रिया है। जहां तक जो राज्य स्तर के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जी। उनका परफॉर्मेंस रिव्यू तो होता है, किंतु जो राज्य के हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं और सर्वोच्च न्यायालय हैं, हम्म। उनकी कोई खास तौर से जवाबदेही नहीं है। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक केस सामने आया था भ्रष्टाचार का। जी। एक न्यायाधीश थी निर्मल कौर, हम्म। उनके दरवाजे पे किसी ने आके 15 लाख का बोरा फेंका था। कहा था कि ये आपके लिए है। हम्म। अब उन्हें कोई पता नहीं था इस बारे में कि ये 15 लाख कौन भेज रहा है, किसने भेजा है, तो उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट कर दी। हमने। उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर दी। हम्म। तो न्यायाधीश थी जस्टिस निर्मल कौर, हम्म। जब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करी तो जिन लोगों ने पैसा भेजा था, पता हम्म। लगा उन्होंने गलती से जस्टिस निर्मल कौर के घर पे भेज दिया था। भेजना था जस्टिस निर्मल यादव के घर पर। अच्छा। और वो केस चलता रहा। जस्टिस निर्मल यादव हर एक जो न्यायिक पैंतरा है उससे अवगत थी, तो उन्होंने उस केस को बहुत ही डिले कर दिया। आखिर में जाके 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी अपील खारिज कर दी और कहा कि ये जांच होनी चाहिए, जो पुलिस रिपोर्ट है, ये केस आगे जाना चाहिए। हम 2008 से 2022 तक की बात कर रहे हैं। इस बीच में जो कुछ और भी अपराधी थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आखिर में जाके अभी 2 3 महीने पहले सीबीआई की एक कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया। पैसा दिया गया था, हम्म। एक जज के घर पे भेजा गया था एक बोरे में। सबको पता है 15 लाख दिया गया था। जिन्होंने भेजा, उन्होंने जस्टिस निर्मल के नाम से भेजा। जस्टिस निर्मल कौर ने कहा कि मेरे मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिन्होंने भेजा, ये कहा गया कि ये निर्मल यादव के घर भेजना था।
तो कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे ये जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में जो बात चल रही है, बिल्कुल वैसी ही बात थी। तो तो एक जब तक आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी तब तक आप अपना जो आचरण है उसको नहीं बदलेंगे। तो एक लोकपाल की तरह एक जुडिशियल ऑम्बड्समैन में भी होना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ होना चाहिए। एक तो ये है कि जो न्यायाधीश हैं उनको जैसे नियुक्त किया जाता है, जी। वो उस प्रक्रिया में बहुत ही परिवर्तन लाना चाहिए। न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के केस के बाद, एक 3 जजेस के 3 केसेस आए थे, उसके बाद उन्होंने ये कॉलेजियम सिस्टम बना दिया। हम्म। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी नियुक्ति खुद करते हैं। और उसमें ऐसा कहा गया है कि एक लगभग 100 सवा 100 ऐसे परिवार हैं जी। जहां पे न्यायाधीश होना आपके जीन्स में है। अगर आपके चाचा, आपके पिता न्यायाधीश हैं तो आप भी न्यायाधीश बन जाएंगे। और हमने देखा है ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में, चीफ जस्टिस भी, कि अगर आपके पिता रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं हम्म। जिसमें कि एक परिवार दूसरे परिवार का समर्थन कर रहा है कि इसके जो वंशज हैं उनको कैसे न्यायाधीश बनाया जाए। ये कहाँ होता है ऐसे? किस राष्ट्र में ऐसा होता है कि न्यायाधीश अपने आप को खुद नियुक्ति करते हैं? और अगर कोई गलत आचरण करता है तो उसको रफा दफा कोई जांच समिति बना के, वो जांच समिति प्रशासन की नहीं होती है, वो न्यायपालिका की खुद की जांच समिति होती है, उसके बाद उसको रफा दफा किया जाता है। हर अब बार। भारत ऐसा राष्ट्र है कि जिसमें न्यायपालिका संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत न्याय देना नहीं चाहती, वो विधान खुद बनाना चाहती है, नियम खुद बनाना चाहती है, कानून खुद बनाना चाहती है। अगर न्यायपालिका कानून बनाएगी तो आपको संसद की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। हर बार जब कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो न्याय की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज लगती है। देखिए, अगर आप अर्धरात्रि में दूरभाष द्वारा लोगों को जमानत देते हैं, जी। जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, तो जो आम जनता है उसके पास तो ऐसे संसाधन होते नहीं। अगर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को आप खरीद सकते हैं अपना काम करने के लिए, तो वो रात के 1 बजा भी होगा, 2 बजे भी होगा, वो किसी भी न्यायाधीश को फोन करके आपको जमानत दिला देंगे। लेकिन आम जनता के पास तो 200 करोड़ और इतना पैसा नहीं होता है कि इनकी फीस दी जाए। ये तो एक सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। तो और क्या फिर ऐसा होता है कि ये टैक्स नहीं देते, कि क्योंकि इनके जो कागज होते हैं उनको दीमकें खा जाती हैं। क्या जुडिशियरी को पूर्ण रूप से इंसुलेटेड किया जा सकता है राजनीति से? पूरी तरह से तो इंसुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन करके जो इसमें भ्रष्टाचार है हम्म। वो कम किया जा सकता है। उसके एक ऐसे कई ऐसे उपाय भी हैं। एक तो जो नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जो संविधान में 99वां संशोधन किया था संसद के दोनों हिस्सों ने, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 21 राज्यों ने अपनी सहमति दी थी। उसे एक दिन भी लागू नहीं होने दिया गया। न्यायपालिका के अपने चहेतों ने एक पीआईएल डाल दी, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक करार कर दिया। तो सबसे पहले तो जो नियुक्ति की प्रणाली है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो पूरी तरह से गुप्त है, और जिसके द्वारा
उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की जाती है, जी। इसको बदलना अब बहुत ही आवश्यक है। हम्म। दूसरा, भारत में ऐसा है कि उच्च न्यायपालिकाओं में आने के लिए जो अनुपात है, हम्म। सिर्फ 15% लोग जुडिशियल सर्विस से आते हैं, जो स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होती हैं। 85% अधिवक्ता हैं जो आपकी कानून की प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। अब इन लोगों के पास पैसा भी होता है, संसाधन भी होते हैं। बेचारे जो स्टेट लेवल के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो तो अपने वेतन पे रहते हैं। तो ये अनुपात 15 और 85 से बदल कर 50-50 करना चाहिए। आधे जो जुडिशियल सर्विस के नॉमिनी होने चाहिए और आधे अधिवक्ताओं के। ऐसा हुआ एक बार कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जस्टिस अल्तमास कबीर। उन्होंने अपनी बहन को ही कलकत्ता हाई कोर्ट का हम्म। उच्च न्यायाधीश बनवा दिया। और उनके विरुद्ध एक और न्यायाधीश थे गुजरात हाई कोर्ट के, भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी। तो ये जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक, वो खत्म होना चाहिए। न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति, अचल संपत्ति, हम्म। उनका जो बैंक में अकाउंट्स हैं, शेयर मार्केट की होल्डिंग्स हैं, हम्म। कितना सोना, कितना चांदी, कितने हीरे जवाहरात, उसका सब लेखा जोखा हर वर्ष देना चाहिए। अब जैसे आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम्म। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको ऐसा एक हलफनामा, या जिसको बोलते हैं एफिडेविट, शोध शपथ पत्र, वो देना होता है। अब 2008 से ऐसा व्यवस्था बनाई गई कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको ऐसा देना चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है शपथ पत्र कि मेरी संपत्ति कितनी है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट वापस लाया जा सकता है? हाँ, ट्रांसपेरेंसी से लाया जा सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, केवल ट्रांसपेरेंसी से नहीं, ये व्यवस्था में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। जी। और इसमें सिर्फ मेरा जो संकेत है, सिर्फ न्यायाधीशों की तरफ नहीं है। अधिवक्ता समाज जो है ना, उनका आचरण भी उतना ही है। जी अब बिल्कुल। पुलिस का आचरण है वो भी। तो मुझे तो दूसरा हास्यास्पद बात ये लगता है कि अधिवक्ता को कहा जाता है कि वो कोर्ट के ही एक भाग है, लेकिन जितना मैनिपुलेशन होता है वो कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता है। वो जो हाँ, करता है वो सारा वो अधिवक्ता ही करता है। ये तो बात बहुत ही सही है। तो जो न्याय प्रणाली है, न्याय तंत्र है, उसके जितने भी घटक हैं सब में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, जी। तो अगर आप कोर्ट में जाएं तो ये नहीं है कि कोई न्यायाधीश आपसे रिश्वत मांगेगा। जी। उसका चौकीदार, उसका जिसको पियोन बोलते हैं, या जो भी कर्मचारी हैं, जी। वो आपके पास आएंगे कि हम आपका काम करा देंगे। हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्यों हम्म। नहीं हमारी जुडिशियल व्यवस्था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जस्टिस डिलीवरी को तेज करती है? इसके साथ ही मुझे ये भी लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो जुडिशियल सिस्टम में, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जहां भी तकनीकी व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, जी। का प्रयोग किया गया है, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब देखिए, जहां तक आय कर के अधिकारी होते थे वो बहुत पैसा बनाते थे।
हम्म। तो आम जनता को अब आयकर अधिकारी के समक्ष नहीं आना आने की आवश्यकता है। जी। वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना आयकर का जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सरकार ने क्लास 3 क्लास 4 के जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है हम्म। उसमें से साक्षात्कार निकाल दिया, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होती थी। तो इसी प्रकार अगर न्यायपालिका में भी टेक्नोलॉजिकल मीन्स का प्रयोग किया जाए और हर जो लेखा जोखा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, हम्म। क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता है कि फाइल गायब हो जाती है, फाइल जल जाती है, फाइल को दीमक खा जाती है, तो फिर कुछ होता ही नहीं। अब देखिए, जो चुनाव के मामले में केसेस दायर होते हैं, एक बार चिदम्बरम साहब के विरुद्ध एक केस दायर किया गया था कि उन्होंने गलत तरीकों से चुनाव लड़ा था। ये मेरे विचार से 2009 के चुनाव की बात थी। क्या हुआ उस केस का? कुछ नहीं हुआ। टरीसा नाम की एक मिशनरी थी, उन्होंने बहुत ही पैसा इकट्ठा किया था, एक आध केस इस बारे में किए गए थे। उस पैसे का क्या हुआ? किसी को कोई सूचना नहीं है। तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना है कि उसको कम करना बहुत ही आवश्यक है। जी। और न्याय प्रणाली, मैं सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा, हम्म। हर प्रणाली, इस प्रणाली में हर हर घटक का योगदान है कि ये व्यवस्था चरमरा रही है। क्या जस्टिस डिलीवरी को पेपरलेस और टाइम बाउंड बनाना पॉसिबल है? ये संभव भी है और आवश्यक भी है। जी। अब ये कहा जाता है कि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं। अब आपने फैक्ट्रीज देखी हैं, उसमें 3 शिफ्ट होती हैं। कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 3 शिफ्ट होती हैं। जी। तो ये क्यों नहीं कि आपके पास जो बिल्डिंग है उसमें 3 आप कोर्ट की शिफ्ट भी कर दीजिए। आप दिल्ली के फैक्ट्री सरकारी स्कूलों में पढ़ा था तो 2 शिफ्ट हुआ करती थी, सुबह लड़कियों का स्कूल होता था और शाम को लड़कों का स्कूल। बिल्डिंग एक ही थी। तो आप ऐसे जो मतलब छोटे छोटे। आप आप स्विफ्ट की बात करते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो कि बाहर की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, एक कंपनी को जो मैं जानता था। और वहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, उसका कोई स्टाफ नहीं बैठते थे। सारे इंडियन स्टाफ थे और मैनेजमेंट पूरी जो है वो यूएस में बैठती थी, और डे टू डे ऑपरेशन भी वहीं से कंट्रोल करती थी। नहीं, इसी तरह। ऐसे जी। जो रचनात्मक प्रयोगों से न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। और इसमें कुछ सरकार का भी योगदान है, क्योंकि सबसे बड़ा लिटिगेंट तो सरकार है हमारे न्यायालयों में। अपील के ऊपर अपील की जाती है, कोई छोटी सी भी बात हो तो उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो कोई कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो अगर कोई एडवर्स परिणाम आया तो आप अपील कर देंगे। तो सभी एक थाली के छट्टे बट्टे। हमारा अंतिम प्रश्न आपके लिए आज ये है: कैन ऑनलाइन लोक अदालत बी ए स्केलेबल सॉल्यूशन? आई एम ऑल फॉर दैट, as long as we do a feasibility analysis and uh, do some experimentation। क्योंकि इसके बिना, जब करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं और 20 30 40 साल तक केसेस चलते रहते हैं, आम जनता का न्याय प्रक्रिया में, न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं है।
जी। और उसको दोबारा लाने के लिए सिर्फ न्यायपालिका और न्याय प्रणाली को ही नहीं, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। जी। जी। लेकिन आप देखिए, जहां पे भी मठाधीश बैठे होते हैं, हम्म। जब उनकी शक्ति पे आंच आती है हम्म। तो वो कुछ होने नहीं देते। ये चाहे किसी भी वर्ग में मठाधीश बैठे हैं, चाहे वो अधिवक्ताओं के हों या बार काउंसिल के हों या सर्वोच्च न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों या प्रशासन के हों, तो ये जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, धरातल से लेके आकाश तक, जी। पूरी व्यवस्था प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जी। जी। तो हमारा और जब आज तक आज का समय खत्म हो गया है। तो दोस्तों, जब तक न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी, तब तक आम आदमी का भरोसा इस तंत्र से उठता ही रहेगा। हमें ये समझना होगा कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। आज की चर्चा में हम सब ने ये सीखा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स अब कोई कानूनी शब्द नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। डॉक्टर आदित्य जी, आपके विचारों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सोचिए, सवाल कीजिए और बदलाव की मांग करिए। आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट पे लिखें, हम लोग उसका उत्तर देंगे। और फिर मिलेंगे एक विचारोत्तेजक एपिसोड में। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हरी सिन्हा जी, मुझे फिर रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये न्यायपालिका पर भी लागू होगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल।